चलो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर डे 2 ऑफ पोर्टफोलियो थ्योरी एंड प्रैक्टिस। लेक्चर 1 देख लिया होगा आप सबने। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 10 मिनट लेंगे। लेक्चर 1 में हमने क्या क्या किया था वो पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने चालू किया था हमारा चैप्टर नंबर 1, दैट इज पोर्टफोलियो थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा था, रिटर्न। अब रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले में हम कुछ अर्न करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिटर्न। रिटर्न में हमने सबसे पहले क्या देखा था, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। यहाँ पे आप ये समझ लो कि ये हम लोग किससे किससे डील कर रहे हैं। ये हम लोग, एक मिनट देना। हम्म, हम्म, ये हम लोग डील कर रहे हैं इंडिविजुअल स्टॉक से। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग इंडिविजुअल स्टॉक का रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या बताता है कि कोई भी शेयर को होल्ड करने से वजह से कितना मेरे को रिटर्न मिल रहा है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न का मतलब क्या हुआ, कोई भी एक शेयर को जब मैं होल्ड कर रहा हूं उससे मेरे को जो रिटर्न मिल रहा है उसको मैं क्या बोलूंगा, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। यहाँ पे होल्डिंग पीरियड रिटर्न को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है कैपिटल अप्रिसिएशन, दूसरा होता है करंट यील्ड। कैपिटल अप्रिसिएशन का मतलब याद है ना, कभी भी एक शेयर का प्राइस जब हम लोग खरीदते हैं उसके बाद जब उस शेयर का प्राइस बढ़ जाता है, वो जो प्राइस बढ़ रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग, क्लोजिंग प्राइस माइनस ओपनिंग प्राइस डिवाइडेड बाय ओपनिंग प्राइस। यहाँ पे हम लोग ओपनिंग प्राइस को बेस लेके देख रहे हैं कि क्लोजिंग प्राइस कितना ज्यादा बढ़ गया है, और इनटू 100 कर देते तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज के बेसिस पे हमको मिल जाएगा। ठीक है। और करंट यील्ड का मतलब क्या होता है, अब शेयर हमने खरीदा है तो शेयर पे हमको कभी कभी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिविडेंड का। तो जब डिविडेंड मिलता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, डिविडेंड अपॉन ओपनिंग प्राइस, जिस प्राइस पे मैंने खरीदा है उसको बेस लेके मैं देखता हूं कि मैंने कितना परसेंटेज में यील्ड किया है। ठीक है, और जब मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। आर वी क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है कि ये जो हमने फर्स्ट पार्ट होल्डिंग पीरियड रिटर्न सीखा, इसमें क्या हो रहा है, हम हर साल का रिटर्न निकाल सकते हैं। अब हर साल का रिटर्न तो निकाल ले रहे हैं, बट ये रिटर्न का निकालने का फायदा क्या है, तो अब क्या समझ लो, मैं आज खड़ा हूं, मेरे को जानना है कि अगले साल मैं कितना अर्न करूंगा, और उसको जानने के लिए समझ लो मेरे को पास्ट डेटा दिया हुआ है। मेरे को क्या दिया हुआ है, पास्ट डेटा। पास्ट डेटा मतलब समझ लो इन्फोसिस का शेयर हम लोग पास है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पिछले 5 साल के रिटर्न्स को देख के एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल कितने का मेरे को क्या होगा, रिटर्न मिलेगा। तो इसमें क्या करूंगा, इसमें सबसे पहले हमको दिया रहता है क्वेश्चन में ईयर्स और रिटर्न। हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ पे रिटर्न्स का पहले टोटल करना होगा। रिटर्न्स का टोटल कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, समेशन आर। और एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आर बार इज इक्वल टू समेशन आर अपॉन एन। क्या करेंगे, आर बार इज इक्वल टू समेशन आर अपॉन एन। उसके बाद अगर एक्सपेक्टेड डेटा दिया है, एक्सपेक्टेड डेटा का मतलब क्या होता है कि समझ लो मेरे को दे के रखा है कि इन्फोसिस की प्राइस एक साल में अगर गवर्नमेंट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो 15% हो सकती है, या फिर गवर्नमेंट ही चेंज हो गई तो समझ लो 10% है, और अगर सेम गवर्नमेंट है बट काम अच्छे से नहीं हो रहा 12% देगा। तो ये क्या हो गए, ये हमारे एक्सपेक्टेड डेटा हो गए कि हम लोग 3 सिनेरियोज लिए और तीनों में क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी और रिटर्न। प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, तो हम इसको परसेंटेज में भी देखते हैं या फिर हम लोग डेसिमल में भी देखते हैं। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, ये जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है इसको हम लोग रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न। और जब हम इन सब का प्लस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न। आर वी क्लियर? ठीक है, ये तो हो गया हमारा इंडिविजुअल स्टॉक को लेके। बट अगर हमको पोर्टफोलियो का दिया हुआ है तब हम क्या करेंगे, पोर्टफोलियो का दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, तो हमेशा याद रखना, चाहे तुमको पास डेटा दिया हो या एक्सपेक्टेड डेटा दिया हो, सबसे पहले हमको क्या करना है, रिटर्न्स फाइंड करने हैं, किसके, इंडिविजुअल स्टॉक के। और जब हमारे पास रिटर्न्स मिल गए सारे स्टॉक्स के तो हम क्या करेंगे, सबके वेट्स देखेंगे। अब वेट्स कैसे होंगे, अगर हमको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो हम लोगों ने देखा था ना कि समझ लो इन्फोसिस में अगर हमने 2 करोड़ लगाए हैं और टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 10 करोड़ है तो कितना वेट हुआ इसका, 0.2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टॉक लिखेंगे, रिटर्न लिखेंगे और वेट्स लिखेंगे। उसके बाद
वेट इनटू रिटर्न कर देंगे, और जो ये वेट इनटू रिटर्न किया है इसका जब हम टोटल करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पोर्टफोलियो का रिटर्न मिल जाएगा। तो ये पार्ट था हमारा रिटर्न निकालने का, जहां पे हमने सबसे पहले देखा इंडिविजुअल स्टॉक का एंड देन पोर्टफोलियो का। फिर हम लोग किस पे आए थे, रिस्क पे। रिस्क क्या होता है, जनरली रिस्क क्या होता है, रिस्क बेसिकली होता है हमारा फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन किस चीज का, जो मैं रिटर्न कमाने वाला हूं। अगर मैं बोल रहा हूं कि इन्फोसिस पे मेरे को 12% रिटर्न होने वाला है और इसमें रिस्क बोला गया है कि मेरा जो शेयर है वो ये रिटर्न 15% ऊपर जा सकता है या नीचे 5% तक जा सकता है, तो ये मेरा रिस्क है। रिस्क क्यों है, क्योंकि देखो रिस्क अगर आप देखोगे ना तो ये नेगेटिव टर्म नहीं है, ये बेसिकली आपको बताता है कि आपको जो मिलने वाला है ना वो श्योर शॉट नहीं है। मतलब इन्फोसिस पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 12%, बट ये ऊपर बढ़ सकता है 15% या फिर नीचे गिर सकता है कितने तक, 5%। तो अगर मैं इंडिविजुअल स्टॉक के बेसिस पे जाऊं तो मैं रिस्क कैसे निकालता हूं, तो अगर मेरे को पास डेटा दिया हुआ है, पास डेटा में क्या दिया रहता है हमको, पास डेटा में ना हमको याद रखना हमेशा ईयर्स दिया रहता है और रिटर्न दिया रहता है, ईयर्स दिया रहता है और रिटर्न दिया रहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, कौन सा, एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि हम लोग को अगले साल कितना रिटर्न होने वाला है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले समेशन आर कर लेंगे, क्या करेंगे, समेशन आर, और उसके बाद समेशन आर करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, सबसे पहले रिटर्न मिल जाएगा। फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डेविएशन। डेविएशन एक बार कैलकुलेट कर लिया, क्या बोल रहा हूं, डेविएशन एक बार हमने कैलकुलेट कर लिया तो याद रखना हमेशा डेविएशन का टोटल कितना आता है, पास डेटा के केस में 0। तो इसके वजह से हम डेविएशन का यूज नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, डेविएशन का स्क्वायर कर देते हैं। तो डेविएशन का स्क्वायर कर देते हैं और उसका फिर सम कर देते हैं। तो हम लोग का रिस्क का फॉर्मूला क्या बन जाता है, समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। ऐसे ही अगर हमको एक्सपेक्टेड डेटा दिया हुआ है तब हमको क्या क्या दिया रहता है, प्रोबेबिलिटी देके रखा है और रिटर्न देके रखता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पोर्टफोलियो इनटू रिटर्न, सॉरी पोर्टफोलियो बोल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न करना पड़ता है। फिर प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न का हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, रिटर्न मिल जाएगा जो भी है स्टॉक का। उसके बाद फिर से हम डेविएशन करेंगे, और याद रखना ये डेविएशन का सम हमेशा 0 नहीं होता। क्यों, क्योंकि हमारा इस रिटर्न पे इन्फ्लुएंस किसका है, प्रोबेबिलिटी का। तो हमेशा याद रखना ये डेविएशन हमेशा 0 नहीं होगा। तो मतलब तुम क्रॉस चेक कर रहे हो कि तुम्हारा डेविएशन 0 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब तुम लोग गलत नहीं हो, ठीक है, हमेशा। नेक्स्ट, फिर हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी इनटू डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे और इसका सम कर देंगे। इसका जब टोटल कर देंगे तो हमको रिस्क मिल जाएगा। तो रिस्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अंडर रूट समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू डी स्क्वायर। ये था हमारा रिस्क इन केस ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का हमने फॉर्मूला देखा था, रिस्क का क्या था, हाँ, वेट ऑफ ए स्क्वायर इंटू रिस्क ऑफ ए स्क्वायर, वेट ऑफ बी स्क्वायर इंटू रिस्क ऑफ बी स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी इंटू कोवेरियंस। ठीक है, याद है ना। तो इसमें हम लोग को न्यू क्या आया था आइटम, कोवेरियंस ऑफ ए कॉमा बी। कोवेरियंस का मतलब क्या है, रिलेशन। रिलेशन किसका, दोनों स्टॉक का, ए एंड बी का। अब ए एंड बी का रिलेशन हमको क्यों जानना है, क्योंकि क्या होता है जब ये शेयर्स मूव होंगे तो उनका रिलेशन बहुत ज्यादा चीजें डिफाइन करेगा कि रिस्क हमारा कम हो रहा है या नहीं। अगर हमारा रिस्क कम हो रहा है तो कोवेरियंस के वजह से जो यह रिस्क है ये कम हो जाएगा। ठीक है, अब हमने कल के दिन मतलब जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था उसमें पास डेटा के हिसाब से देखा था, तो हमको क्या क्या दिया रहता था क्वेश्चन में, हमको ईयर दिया हुआ था, रिटर्न ऑफ ए दिया रहता था, रिटर्न ऑफ बी दिया रहता था। अब हमको चाहिए क्या क्या, हमको सबसे पहले तो ये इक्वेशन के हिसाब से वेट ऑफ ए चाहिए, रिस्क ऑफ ए चाहिए, वेट ऑफ बी चाहिए, रिस्क ऑफ बी चाहिए, और कोवेरियंस ऑफ ए कॉमा बी चाहिए। ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट्स चाहिए। अब ये 5 एलिमेंट्स को कैसे निकालना है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमेशा याद रखना वेट एक तो दिया होगा या फिर हमको वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही सेम कि ए में कितना इन्वेस्टेड है और टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है, तो उसके बेसिस पे हम वेट निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में हमेशा याद रखना ईयर, रिटर्न ऑफ ए और रिटर्न ऑफ बी दिया रहेगा, तो हमको इतना बड़ा टेबल बनाना पड़ेगा। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम रिटर्न निकाल लेंगे ए का,
फिर रिटर्न निकाल लेंगे बी का, और उसके बाद वापस से सेम डेविएशन निकालेंगे ए का, डेविएशन स्क्वायर निकाल लेंगे ए का, फिर डेविएशन बी निकाल लेंगे और डेविएशन बी का स्क्वायर निकालेंगे, और जो हमारा डेविएशन ए और डेविएशन बी आया है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, सबसे पहले रिस्क ऑफ ए मिल जाएगा। रिस्क ऑफ ए कैसे मिलेगा, समेशन डी ए स्क्वायर अपॉन एन, और फिर समेशन बी कैसे मिल जाएगा, समेशन डी बी स्क्वायर अपॉन एन। और उसके बाद हमको क्या निकालना पड़ेगा, कोवेरियंस। कोवेरियंस क्या है, रिलेशन। अब रिलेशन है तो क्या करना है हम लोग, डेविएशन ऑफ ए और डेविएशन ऑफ बी को जो मल्टीप्लाई किया था उसका सम ले लेंगे और डिवाइड कैसे कर देंगे, एन से। ठीक है, तो हमको ये सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। हम क्या करेंगे फिर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, पोर्टफोलियो का रिस्क। आर वी क्लियर। चलो एक काम करो, अगर किसी को फोटो या फिर नोट्स लिखने हैं तो वो लिख सकता है। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है, इतना पार्ट हो गया। चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर हमारा अगर पोर्टफोलियो का रिस्क इन केस ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क इन केस ऑफ एक्सपेक्टेड डेटा। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेटा का मतलब क्या हुआ, जब हमको प्रोबेबिलिटी देके रखा है और हमको क्या बोल रिटर्न्स देके रखे हैं, तो अब हम क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलो आ जाओ क्वेश्चन देख लेते हैं। हम्म, हम्म, ये देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द टू इन्वेस्टमेंट ए एंड बी एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिवली बोला है मतलब क्या है, उन दोनों का सेपरेटली, लाइक अगर इंडिविजुअली ए स्टॉक में अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो रिटर्न और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, और अगर बी में कर रहा हूं तो उसका रिटर्न और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा। एंड ऑल्सो इफ टोटल इन्वेस्टमेंट इज डिवाइडेड वन हाफ इन ईच। ठीक है, क्लियर है। चलो अब ये हमको डेटा देके रखा है तो हम ये डेटा को ले लेते हैं। एक मिनट, ये वर्क नहीं कर रहा अच्छे से। अटक रहा है थोड़ा। ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग क्वेश्चन लिख ही लेते हैं। हम्म, ठीक है, हमको क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको सिनेरियो दिया हुआ है, फिर हमको देके रखा है प्रोबेबिलिटी, फिर हमको देके रखा है रिटर्न ऑफ ए, फिर हमको देके रखा है रिटर्न ऑफ बी। ठीक है, चलो पहले ये सब डेटा हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं सिनेरियो, उसके बाद यहाँ पे लिखते प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे लिखते रिटर्न ऑफ ए, यहाँ पे लिखते रिटर्न ऑफ बी। ठीक है, चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है।
सिनेरियो दिया हुआ है RSE, सिनेरियो देके रखा है RSE, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या क्या देके रखी है, 0.2, 0.5, 0.3, 0.2, 0.5 एंड 0.3। ए का रिटर्न क्या क्या दिया हुआ है, 12, 15, 20, 12, 15, 20। उसके बाद लास्टली 10, 16, 12, ठीक है। 10, 16, 12 यहाँ पे लिख लेना क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो ये चीजें हमको दी हुई है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला हमारा, क्या फॉर्मूला होता है हमारा, अंडर रूट ऑफ वेट ऑफ ए स्क्वायर रिस्क ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर प्लस रिस्क ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी इंटू कोवेरियंस ऑफ ए बी, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये एक्सपेक्टेड डेटा वाला है, तो हमको वेट ए और वेट बी, ठीक है। सबसे पहले तो इंडिविजुअल स्टॉक का रिस्क एंड रिटर्न पूछा था ना, हाँ ठीक है। तो एक काम करते पहले इंडिविजुअल स्टॉक का रिस्क क्या आएगा, तो अगर मैं ए का निकालूंगा तो ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट समेशन ऑफ पी डी स्क्वायर ए अपॉन एन आएगा, क्यों, क्योंकि एक्सपेक्टेड डेटा का है, ठीक है। तो ये आएगा, और दूसरा बी का भी आएगा, बी का क्या आएगा, अंडर रूट समेशन ऑफ पी डी बी स्क्वायर, ये आएगा। तो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे को रिटर्न ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो रिटर्न ऑफ ए के लिए क्या करूंगा मैं, सबसे पहले P इंटू आर ए निकालूंगा, है ना, P इंटू आर ए निकालूंगा। फिर रिटर्न ऑफ बी लगेगा, तो रिटर्न ऑफ बी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, P इंटू आर बी करूंगा, है ना। फिर ए का रिटर्न आ गया, बी का रिटर्न आ गया, फिर क्या करेंगे हम लोग, डेविएशन करेंगे। तो डेविएशन में क्या आएगा फॉर्मूला, डी ए इज इक्वल टू आर ए माइनस आर ए बार, उसके बाद डी ए का स्क्वायर कर लेंगे। नहीं, गलती है, भूलना मत, फॉर्मूला के हिसाब से हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए P इंटू डी ए स्क्वायर। क्या चाहिए हमको, P इंटू डी ए स्क्वायर। वैसे ही हम लोग B का भी करेंगे। B का क्या करेंगे, सबसे पहले डेविएशन देखेंगे, तो डी बी इज इक्वल टू आर बी माइनस आर बी बार, और उसके बाद क्या करेंगे, P इंटू डी बी स्क्वायर, ठीक है। बहुत बड़ा टेबल बन गया, देखो कितने हम लोगों ने बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बने हैं इसमें, ठीक है टोटल। अब एक एक करके कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको प्रोबेबिलिटी इंटू रिटर्न ऑफ ए करना है, तो 0.2 इंटू 12 कितना आ रहा है, 2.4। फिर 0.5 इंटू 15 दैट इज 7.5। नेक्स्ट 0.3 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज 6। इसका टोटल कर लो कितना आ रहा है, तो 6 प्लस 7.5 प्लस 2.4 दैट इज 15.9, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है रिटर्न ऑफ ए का, समेशन ऑफ P इंटू आर ए, एक मिनट ये रूट नहीं आएगा, समेशन ऑफ P इंटू आर ए, तो कितना आया हमारा आंसर, 15.90%, ठीक है। ऐसे ही रिटर्न बी का कैलकुलेट करते हैं, तो बी का रिटर्न कितना आएगा, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 2, 0.5 इंटू 16 दैट इज 8, 0.3 इंटू 12 दैट इज 3.60। इसका टोटल कितना आ रहा है, 13.60। तो रिटर्न ऑफ बी कितना है, समेशन ऑफ पी इंटू आर बी दैट इज 13.60%। क्लियर है क्या इतना पार्ट, ठीक है।
आगे आते हैं डेविएशन के पार्ट पे। तो डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो रिटर्न दिख रहा है आप लोग को, ये 12 और ये 15.9, इसको लेके तो 12 माइनस 15.9 दैट इज माइनस 3.90। नेक्स्ट 15 माइनस 15.9 दैट इज माइनस 0.90। नेक्स्ट 20 माइनस 15.9 दैट इज 4.10। क्लियर है ना? आगे नेक्स्ट क्या करना है हमको, पी से डी ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है। तो हमेशा याद रखना इसमें कैसे करना, कैलकुलेटर लेना, सबसे पहले डी स्क्वायर करो, तो क्या करोगे 3.9 इंटू 3.9 दैट इज 15.21, और फिर मल्टीप्लाई करो किससे, प्रोबेबिलिटी से, दैट इज 0.2। तो आ रहा है हमारा आंसर 3.042, तो हम ले लेंगे 3.04। वैसे ही नेक्स्ट 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.9 दैट इज 0.81 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो आ रहा है 0.405, तो 0.41 ले लेंगे। नेक्स्ट आएगा 4.1 मल्टीप्लाई बाय 4.1 इंटू मल्टी 0.3 दैट इज 5.04। ठीक है, इसका टोटल कर लो तो कितना आ रहा है 3.04 प्लस 3.04 प्लस 0.41 प्लस 5.04 दैट इज 8.49। ठीक है, तो ये क्या हमने निकाल लिया, ये हमने P इंटू डी ए स्क्वायर निकाल लिया। अब क्या करते हैं हम लोग, रिस्क ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो रिस्क ऑफ ए क्या आता है, अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ P इंटू डी ए स्क्वायर। तो कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 8.49 दैट इज 2.91 2.91%। ठीक है, क्लियर है क्या? रिस्क कैसे निकाला हमने ए का, अब बी का भी वैसे ही निकालो। तो कितना आ रहा है, ठीक है कितना है देखो, हाँ, तो हमारा रिटर्न बी का कितना था 10 था, और 13.6 से कंपेयर करेंगे तो 10 माइनस 13.6 दैट इज माइनस 3.60। नेक्स्ट 16 माइनस 13.6 दैट इज 2.40। उसके बाद 12 माइनस 13.6 दैट इज माइनस 1.60। ये क्या आ गया, ये हमारा डिविएशन आ गया। फिर से हम क्या करेंगे, P इंटू डी बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम डेविएशन का स्क्वायर लेंगे, तो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 3.6 मल्टीप्लाई बाय 0.2 दैट इज 2.59। उसके बाद 2.4 मल्टीप्लाई बाय 2.4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 दैट इज 2.88। नेक्स्ट 1.6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.3 दैट इज 0.77। इसका टोटल कर लो कितना आ रहा है, 2.59 प्लस 2.88 प्लस 0.77 दैट इज 6.24। तो रिस्क कितना आ गया बी का, तो अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ पी डी बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 6.24 विच इज इक्वल टू 2.50%। ठीक है, क्लियर है? यहां पे अभी हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ है क्वेश्चन का, देखोगे ना क्वेश्चन तो समझेगा। देखो क्या बोला था, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग टू इन्वेस्टमेंट ए एंड बी एक्सक्लूसिवली। तो अभी हमने ए एंड बी का एक्सक्लूसिवली रिटर्न और रिस्क कैलकुलेट करके दे दिया। आगे क्या बोला है, एंड ऑल्सो इफ टोटल इन्वेस्टमेंट इज डिवाइडेड 1/2 इज ईच। इसका मतलब क्या है, यहां पे बोल दिया गया है कि जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें वेट ऑफ ए रहेगा 50 और वेट ऑफ बी रहेगा 50। क्लियर है? ठीक है, एक काम करो, पहले ये फर्स्ट पार्ट जितना भी अभी तक हमने लिखा है ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो।
ठीक है, इतना पार्ट हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, पोर्टफोलियो का रिटर्न। अब पोर्टफोलियो के रिटर्न के लिए हमारा फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा होगा तुम लोग को, वेट ऑफ ए इंटू रिस्क ऑफ ए, वेट ऑफ बी स्क्वायर इंटू रिस्क ऑफ बी स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू कोवेरियंस ऑफ ए एंड बी। अभी ये जो हमने फर्स्ट पार्ट किया, इससे हमको क्या मिल गया, अभी और क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, वेट ऑफ ए पता है हमको, वेट ऑफ ए कितना है 0.50, वेट ऑफ बी कितना है हमको पता है 0.50, रिस्क ऑफ ए पता है, रिस्क ऑफ ए कितना है 2.91% और रिस्क ऑफ बी कितना है 2.50%। अब क्या चीज नहीं पता, हमको नहीं पता है, वो है कोवेरियंस ऑफ ए कॉमा बी। अब कोवेरियंस कैसे कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी, सेम चीज रहेगा बट एक चीज डिफरेंट हो जाएगी, वो क्या, वो होगी समेशन ऑफ पी इंटू डी ए डी बी। क्या हो जाएगा, समेशन P इंटू डी ए इंटू डी बी। अब देखो ऊपर वाले डेटा से हम लोग कुछ कुछ डेटा ले सकते हैं, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग को ऊपर वाले डेटा से क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ऊपर वाले डेटा से चाहिए प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.2, 0.5, 0.3। ठीक है, तो 0.2, 0.5, 0.3। उसके बाद क्या चाहिए हमको, फॉर्मूले के हिसाब से देखोगे तो डी ए चाहिए। तो डी ए कितना निकाला था हमने, -3.9, उसके बाद -0.9 एंड लास्टली 4.1। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, डीबी, डीबी कितना था -3.6, नेक्स्ट 2.4, नेक्स्ट -1.6। ठीक है, तो हमारे पास सारा डेटा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे P इंटू डी ए इंटू डी बी। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, कोवेरियंस। तो करो, अब किस चीज का ध्यान दोगे, माइनस साइन का। ठीक है, तो देखो डी ए में कितना है -3.9 मल्टीप्लाई बाय -3.6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इंटू 0.2 दैट इज 2.81। सबका आया 2.81। उसके बाद नेक्स्ट 0.9 मल्टीप्लाई बाय 2.4, किसका साइन आएगा, माइनस का, क्योंकि देखो ए के साथ डी ए का माइनस है बट डी बी का प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस आता है। तो कितना है -1.5 इंटू 0.5 दैट इज, एक मिनट कुछ गलत लिया क्या हमने, ठीक है, एक 0.9 मल्टीप्लाई बाय 2.4 इंटू 0.5 दैट इज -1.08। नेक्स्ट 4.1 मल्टीप्लाई बाय -1.6, तो आंसर क्या आएगा माइनस, ठीक है, -6.56 इंटू बाय 0.3 दैट इज 1.97। ठीक है, चलो, और ये माइनस में आएगा, इसका टोटल कर लो कितना आ रहा है 2.81 -1.08 -1.97 दैट इज -0.24। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं कोवेरियंस। तो कोवेरियंस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी इंटू डी ए इंटू डी बी दैट इज -0.24। अब सारा डेटा अवेलेबल है, तो चलो रिस्क निकाल लेते हैं पोर्टफोलियो का। तो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेट ऑफ ए स्क्वायर इंटू रिस्क ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर इंटू रिस्क ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, कोवेरियंस ऑफ ए बी। ठीक है, चलो सब लिख, क्या क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ ए स्क्वायर कितना है 0.5 का स्क्वायर, फिर हाँ
रिस्क कितना देके रखा है 2.91 का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी कितना है 0.5 का स्क्वायर इंटू 2.5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.5 0.5 इंटू कोवेरियंस कितना था -0.24। ठीक है, चल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना आ रहा है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 8.49 दैट इज 2.1225 प्लस 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6.24 दैट इज 1.56। उसके बाद लास्ट 2 इंटू 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.24 दैट इज -0.12। तो कर लेते हैं 1.1225 प्लस 1.56 माइनस 0.12 दैट इज हमारा आंसर आ रहा है √3.5625 विच इज इक्वल टू 1.89%। ठीक है, तो पोर्टफोलियो का रिस्क कितना आया 1.89%। आर वी क्लियर? ठीक है, तो टेबल मतलब टेबल क्या है, फॉर्मूले की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे टेबल के कॉलम्स बनाएंगे। ठीक है, चलो क्लियर है ना इतना पार्ट? ठीक है, एक काम करो आप लोग ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम आगे का देखते हैं। ठीक है, यहां पे अभी हमने पास डेटा और एक्सपेक्टेड डेटा के हिसाब से पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लिया। अब कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूं मैं। देखो एक सिंपल सी बात समझो, अभी हमने क्या देखा, एक मिनट, अभी हमने क्या देखा कि पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो हम लोगों का फॉर्मूला था वेट ऑफ ए स्क्वायर रिस्क ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर रिस्क ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी इंटू कोवेरियंस ऑफ ए बी। ठीक है, अब ये फॉर्मूले को देख के तुमको किस चीज की याद आती है, कौन से फॉर्मूले की याद आती है? याद है बचपन में हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो कोवेरियंस है, ये कोवेरियंस मेरा रिस्क काट ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग ए स्टॉक और बी स्टॉक का जब लेके आए हैं, अब उसको उन दोनों में अगर हम डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। फायदा कैसा कि हमारा रिस्क कम हो जाए, बट समझ लो रिस्क कम हो ही नहीं रहा। अगर मैं बोल दूं कि मेरा फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ ये वाला पार्ट सेम है प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी इंटू रिस्क ऑफ ए इंटू रिस्क ऑफ बी, तो तुमको क्या दिखेगा अंदर वाला फॉर्मूला? एक काम करता हूं ये भी लिखे देता हूं वरना कंफ्यूजन होगा। तो तुमको क्या दिख रहा है कि अंदर वाला पार्ट एक हमारा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वेट ऑफ ए रिस्क ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू रिस्क ऑफ बी, इसका होल स्क्वायर है ये। अगर होल स्क्वायर है तो ये रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा वेट ऑफ ए रिस्क ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू रिस्क ऑफ बी। ये क्या आ गया हमारा रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। कब? जब हमारा रिस्क कुछ भी नहीं कट रहा। क्लियर है क्या? जब हमारा कुछ भी रिस्क कट नहीं रहा डाइवर्सिफिकेशन करने की वजह से, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा वेट ऑफ ए इंटू रिस्क ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू रिस्क ऑफ बी। बट सर आपने यहां पे कोवेरियंस की जगह पे रिस्क कैसे ले लिया? तो मैंने क्या बताया था, कोवेरियंस का मतलब क्या होता है, दोनों स्टॉक का रिलेशन। अब
दोनों स्टॉक का समझ लो हमको रिस्क दिया हुआ है, तो अगर मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और मेरे को पता है रिस्क कट नहीं रहा, तो क्या मैं बोल सकता हूं कोवेरियंस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू रिस्क ऑफ ए इंटू रिस्क ऑफ बी। ठीक है, ये कब बोल रहा हूं, जब रिस्क कुछ भी नहीं कट रहा। तो ये जो रिस्क कुछ भी नहीं कट रहा, ये हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो याद रखना उसके लिए हम यहां पे एक मल्टीप्लीकेशन करते हैं, दैट इज आर। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, आर। और आर को हम क्या बोलते हैं, आर होता है हमारा कोएफिशिएंट कोरिलेशन। ठीक है, क्या होता है आर हमारा, कोएफिशिएंट कोरिलेशन। ये क्या डिफाइन करता है कि जो रिलेशन है वो कोवेरियंस और रिस्क ऑफ ए इंटू रिस्क ऑफ बी में क्या है। अगर मैं बोल रहा हूं रिस्क कुछ भी नहीं कट रहा, इसका मतलब आर की वैल्यू क्या आ गई, 1। अगर मैं इधर आर की वैल्यू 1 पुट करूं तो क्या आएगा हमको डायरेक्टली, कोवेरियंस ए बी का इज इक्वल टू रिस्क ऑफ ए इंटू रिस्क ऑफ बी। ठीक है, तो ये आर क्या डिफाइन करता है, आर डिफाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क ऑफ ए एंड रिस्क ऑफ बी, कि अगर ए का शेयर ऊपर जाएगा तो बी का शेयर नीचे आएगा कि क्या होगा, वो रिलेशन को आर एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो जो आर होता है, ये आर की वैल्यू जो होती है हमारी -1 से लेके 1 के बीच में होती है। 1 का मतलब क्या होता है, बिल्कुल रिस्क नहीं कटेगा, और -1 का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा रिस्क कट जाएगा, पूरा का पूरा रिस्क कट जाएगा। ठीक है, और यहां पे एक 0 आता है, 0 का मतलब क्या होता है कि ए और बी के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं है, ए और बी के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है क्या। ठीक है, तो एक काम करो, हेडिंग डालो, लिखो साथ में। ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसके ब्रैकेट में लिखना आर। ठीक है, इसको हम किससे डिफाइन करते हैं, आर से। ठीक है, इसके अंदर लिखना इट मेजर्स द क्लोजनेस, it measures the closeness of the relationship between two securities. It measures the closeness of the relationship between two securities. ठीक है, इसके नीचे क्या करना, लिखना R इज इक्वल टू +1, R इज इक्वल टू +1। R अगर हमारा +1 है, इसका मतलब क्या है, रिस्क ऑफ स्टॉक डू नॉट ऑफसेट ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 2 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं डाइवर्सिफिकेशन कर रहा हूं, तो उससे क्या मेरा रिस्क कम होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारा R+1 है तब हमारा क्या होगा, रिस्क ऑफ ए इंटू रिस्क ऑफ बी हमको क्या मिल जाएगा डायरेक्टली, कोवेरियंस। वैसे ही नेक्स्ट लिखना R इज इक्वल टू -1, रिस्क ऑफ स्टॉक ऑफसेट each other, risk of stock offset each other, and last लिखना R is equal to 0, no predictability of movement। इसका मतलब क्या है, जो ए और बी का स्टॉक का जो मूवमेंट है उसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या डिफाइन करता है कि कैसा रिलेशन है जो 2 स्टॉक्स में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका।
क्या उन दोनों स्टॉक में इन्वेस्ट करने के वजह से जो मैं डाइवर्सिफिकेशन कर रहा हूं उसका मेरे को फायदा होगा या नुकसान होगा? मतलब नुकसान नहीं होगा, लेकिन क्या इसका फायदा है कि नहीं है? क्योंकि अगर मेरा R+1 है तो मेरे को अलग अलग इन्वेस्ट करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि मेरा रिस्क कम होएगा ही नहीं। बट अगर मेरा R-1 है तो क्या हो रहा है, दोनों स्टॉक एक दूसरे के रिस्कों को क्या करेंगे, ऑफसेट करेंगे। और अगर मेरा R0 हो गया, इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच में कुछ रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, ए ऊपर जाता है तो बी नीचे जा रहा है, फिर अगली बार क्या हो रहा है, ए ऊपर जा रहा है तो बी भी ऊपर जा रहा है, तो यहां पे कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब आर के आने के बाद हमारा क्या होगा, हमारा पोर्टफोलियो के रिस्क का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर लिया हमने। क्या आ गया, वेट ऑफ ए स्क्वायर इंटू रिस्क ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर इंटू रिस्क ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, रिस्क ऑफ ए, रिस्क ऑफ बी इंटू आर। ठीक है, क्लियर है इतना पार्ट? चलो इसके रिलेटेड ना एक दो सम्स करते हैं तो थोड़ा कंफर्टेबल आएगा। कैसा है, जब तक हम लोग थ्योरी सीखेंगे ना, थ्योरी के थ्रू हम लोग एसएफएम कभी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, तो क्वेश्चंस के थ्रू हमको थोड़ा आइडिया आएगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ये जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, द रिटर्न इन टू सिक्योरिटीज। ठीक है, द रिटर्न इन टू सिक्योरिटीज and their associated probabilities are given below, find out the value of r। हमको क्या फाइंड करना है, r की वैल्यू। अब r की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको क्या क्या देके रखा है, देखो प्रोबेबिलिटी देके रखा है, हमको रिटर्न देके रखा है x का, रिटर्न देके रखा है y का। तो अभी हमने क्या बनाया था फॉर्मूला, अभी हमने क्या फॉर्मूला बनाया है, ये आया कहां से है, ये वाला पार्ट कोवेरियंस से आया है ना। तो क्या हम बोल सकते हैं कि कोवेरियंस ऑफ ए बी का फॉर्मूला ये बन सकता है, रिस्क ऑफ ए इंटू रिस्क ऑफ बी इंटू आर। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है हमको, हमको उसमें दिया क्या क्या है, हमको प्रोबेबिलिटी दे दिया है, हमको एक्स का रिटर्न दे दिया है, हमको वाई का रिटर्न दे दिया है। तो एक काम करते हैं, पहले टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या देके रखा है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कितनी देके रखी है, 0.2, 0.2, 0.3, 0.1, 0.25 एंड 0.15। ठीक है, उसके बाद x का रिटर्न देके तक है, तो r ऑफ x ले लेते हैं, कितना है 12, 15, -7, 11 एंड 7। नेक्स्ट r ऑफ y देके रखा है 15, 12, 15, -4 एंड 6। ठीक है, चलिए गिवन डेटा तो हमने ले लिया। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है कोवेरियंस ऑफ ए बी इंटू रिस्क ऑफ ए इंटू रिस्क ऑफ बी इंटू आर। अब हमको आर फाइंड करना है, तो आर फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, ये तीनों चाहिए होगा, कोवेरियंस चाहिए होगा, रिस्क ऑफ ए चाहिए होगा, रिस्क ऑफ बी चाहिए होगा। तो अब हम क्या करेंगे, याद है अभी हम लोग पोर्टफोलियो का रिस्क निकालते तो हम लोग यही तीनों चीजें निकालते हैं। चलो बड़ा वाला टेबल बनाएंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिटर्न निकाल लेते हैं एक्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट P इंटू आर एक्स। चलो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 2.4। नेक्स्ट 0.3 मल्टीप्लाई बाय 15 दैट इज 4.5। नेक्स्ट 0.1 मल्टीप्लाई बाय -7 दैट इज -0.70। नेक्स्ट 11 इंटू 0.25 दैट इज
2.75 एंड लास्टली 0.15 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज 1.05। ठीक है, चलो टोटल कर लेते हैं। 1.05 प्लस 2.75 प्लस 4.5 प्लस 2.4 माइनस 0.7 दैट इज 10। ठीक है, तो हमारा रिटर्न x का कितना आ रहा है, समेशन ऑफ p इंटू आर एक्स दैट इज 10%। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे y का भी, तो p इंटू आर वाई, तो सबसे पहले 0.2 मल्टीप्लाई बाय 15 दैट इज 3, नेक्स्ट 0.3 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 3.6, next 0.1 multiply by 15 that is 1.5, next 0.25 multiply by minus 4 that is minus 1, and lastly 6 into 0.15 that is 0.90। कर लेते हैं टोटल, तो 3 plus 3.6 plus 1.5 minus 1 plus 0.9 that will give us, एक मिनट कुछ तो गलत किया, 3.6 प्लस 1.5 प्लस 0.9 माइनस 1, 8% आया सबका, आया क्या? ठीक है, तो यहां पे लिख लो रिस्क ऑफ वाई, सॉरी रिटर्न ऑफ वाई p इंटू आर वाई विच इज इक्वल टू 8%। अब रिटर्न आ गया, तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डेविएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम dx कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी मैं उसका अंदर का पार्ट नहीं लिख रहा हूं, क्या लिखते हैं हम लोग, रिटर्न ऑफ x माइनस, सॉरी हम लोग क्या लिखते हैं, dx इज इक्वल टू आर एक्स माइनस आर एक्स बार। अभी मैं इतना फुल नहीं लिख रहा हूं, तो अब तुमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो dx निकालो, क्या आएगा, सबसे पहले 12 माइनस 10 दैट इज 2, नेक्स्ट 15 माइनस 10 दैट इज 5, माइनस 7 माइनस 10 माइनस 17, नेक्स्ट 11 माइनस 10 1, फिर 7 माइनस 10 माइनस 3। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे हम, नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, p इंटू डी एक्स स्क्वायर। तो चलो करो, 2 इंटू 2 दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 0.2 दैट इज 0.8, नेक्स्ट 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय 0.3 दैट इज 7.5, 17 का स्क्वायर 289 मल्टीप्लाई बाय 0.1 दैट इज 28.9, नेक्स्ट 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 0.25 दैट इज 0.25, एंड लास्टली 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 0.15 दैट इज 1.35। ठीक है, चलो सम कर दो इसका, 0.8 7.5 28.9 प्लस 0.25 प्लस 1.35 आ रहा है हमारा 38.80%। ठीक है, 38.80। ठीक है, चलो रिस्क कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रिस्क कितना आएगा x का, तो रिस्क ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ पी डी एक्स स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ 38.80 विच इज इक्वल टू 6.23%। ठीक है, चलो ऐसे ही y का कर लेते हैं। y का कैल करने के लिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, dy। तो dy देखो कितना आ रहा है, 15 माइनस 8 दैट इज 7, नेक्स्ट 12 माइनस 8 दैट इज 4, फिर 15 माइनस 8 दैट इज 7, फिर माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, 6 माइनस 8 माइनस 2, नेक्स्ट
नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी इंटू डी वाई स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 मल्टीप्लाई बाय 0.2 दैट इज 9.80। नेक्स्ट 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 0.3 दैट इज 4.80। नेक्स्ट 7 का स्क्वायर 49 मल्टीप्लाई बाय 0.1 दैट इज 4.9। नेक्स्ट 12 का स्क्वायर 144 मल्टीप्लाई बाय 0.25 दैट इज 36। लास्टली 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5 दैट इज 0.6। कर लेते हैं इसका टोटल, तो 9.8 प्लस 4.8 प्लस 4.9 प्लस 36 प्लस 0.6 दैट इज 56.10। तो रिस्क y का कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ समेशन पी डी वाई स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ 56.10 विच विल गिव अस 7.49%। ठीक है, चलो इतना पार्ट कॉपी कर लो। एक हमारा लास्ट पार्ट बाकी है, कौन सा लास्ट पार्ट बाकी है, P इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, ये लास्ट पार्ट बाकी है, तब तक इतना तुम कॉपी कर लो। ठीक है, इतना पार्ट हो गया। चलो अब एक लास्ट पार्ट बाकी है हमारा इसमें कोवेरियंस कैलकुलेट करने का, तो वो कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम dx इंटू डी वाई करेंगे और उसके बाद उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा साइन में गलती ना हो। ठीक है, तो पहला आया हमारा 2 इंटू 7 इंटू 0.2। नेक्स्ट 5 इंटू 4 इंटू 0.3, 5 इंटू 4 इंटू 0.3। 6 नेक्स्ट -17 multiply by 7 multiply by 0.1 that is -11.90। next 1 into -12 that is -12 into 0.25 that is -3 and last 3 into -2 that is 6 multiply by 0.15 that is 0.9। ठीक है, तो चलो टोटल कर लो, तो 2.8 प्लस 6 माइनस 11.9 माइनस 3 प्लस 0.9 दैट इज -5.2 आया सबका। चलो अब कोवेरियंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो कोवेरियंस ऑफ x, y इज इक्वल टू समेशन ऑफ
P इंटू डी एक्स इंटू डी वाई विच इज इक्वल टू -5.20। ठीक है, अब हमारे पास सारे के सारे आइटम्स आ गए, तो अब क्या करेंगे हम लोग, कोवेरियंस वाले ऊपर वाले फॉर्मूले में डालेंगे। तो क्या आता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू रिस्क ऑफ एक्स इंटू रिस्क ऑफ वाई इंटू आर। ठीक है, तो कोवेरियंस हमारा कितना आया, -5.20 इज इक्वल टू रिस्क ऑफ एक्स कितना है 6.23 मल्टीप्लाई बाय 7.49 मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड में लेके जाएंगे, तो क्या आ जाएगा -5.20 डिवाइडेड बाय 6.23 मल्टीप्लाई बाय 7.49। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है, आर की वैल्यू आ रही है -0.11। ठीक है, आर वी क्लियर? चलो नोट कर लो इतना पार्ट। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, काम करते हैं, यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है हमको। देखो क्या बोला है, सिक्योरिटी ए हैज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 20%। सिक्योरिटी ए है, उस पर हमको कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है 20% एंड ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 30%, और रिस्क कितना बोल दिया 30%। सिक्योरिटी बी हैज एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 26% एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 60%। ठीक है, हाँ, उसके बाद इफ द कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज 0.5, ये क्या है हमारा आर। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पोर्टफोलियो कंप्राइजिंग ऑफ 40% ऑफ सिक्योरिटी एंड 60% ऑफ सिक्योरिटी बी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लिखेंगे की डेटा। तो क्या क्या डेटा गिवन था, सबसे पहले तो हमको वेट दे के रखा था, वेट ऑफ ए, वेट कितना दिया था 0.4, और वेट ऑफ बी कितना था 0.6। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोला था, ए का था रिटर्न 20 एंड रिस्क था 30। रिटर्न ऑफ ए 20, रिस्क ऑफ ए 30। वैसे ही रिटर्न ऑफ बी था 26 और रिस्क था 60। रिटर्न ऑफ बी 26 और रिस्क था 60। ठीक है, तो ये हमने क्या बना लिया की डेटा, कि हमारे को क्या क्या क्वेश्चन में डेटा दिया था। अब क्या निकालेंगे हम, पोर्टफोलियो का रिस्क। तो पोर्टफोलियो का रिस्क का फॉर्मूला क्या था हमारा, अंडर रूट ऑफ वेट ऑफ ए स्क्वायर रिस्क ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर प्लस इंटू रिस्क ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी रिस्क ऑफ बी इंटू आर। ठीक है, अब आर क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, याद है क्या 0.5। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। तो वेट ऑफ ए कितना है 0.4 का स्क्वायर इंटू बाय रिस्क ऑफ ए दैट इज 30 का स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। अच्छा दोनों पूछा है, रिटर्न भी पूछा है और स्टैंडर्ड डिविएशन भी पूछा है। ठीक है, पहले अभी हमने रिस्क कैलकुलेट करना चालू किया तो रिस्क ही कर लेते हैं। फिर 0.6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 60 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए, वेट ऑफ ए कितना है 0.4, वेट ऑफ बी कितना है 0.6 इंटू रिस्क कितना है 30 60 और आर कितना है 0.50। इतना पार्ट क्लियर है, हाँ इतना पार्ट क्लियर है ना। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले 0.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 900
दैट इज 144 प्लस 0.6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3600, दैट इज 1296 प्लस 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 इंटू 30 इंटू 60 इंटू 0.5, दैट इज 432। चलो इन दोनों का सम करो, कितना आ रहा है बताओ। 144 प्लस 1296 प्लस 432, दैट इज 1872। तो इसका रूट कर लेते हैं तो कितना आ रहा है 43.27%। कितना आ रहा है 43.27%। ये क्या आ गया हमारा रिस्क आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं रिटर्न कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो क्या आता है फॉर्मूला, वेट ऑफ ए इंटू रिटर्न ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू रिटर्न ऑफ बी। तो वेट कितना था ए का 0.4 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 26। तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 20 आ रहा है हमारा 8 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 26 आ रहा है हमारा 15.6। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया 23.60%। इजी। ठीक है, कुछ ज्यादा हमने दिमाग नहीं लगाया इसमें। हमको क्या है क्वेश्चन में जो डेटा दिया था उसके हिसाब से हमने फॉर्मूला में पुट किया और हमने रिस्क और रिटर्न निकाल लिया पोर्टफोलियो का। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, हो गया लिख के। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या बोला है, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिटर्न्स ऑफ टू सिक्योरिटीज इज 5% एंड 10%। ठीक है, तो ये क्या है रिस्क दिया हुआ है एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 8% एंड 12%। द पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड विथ 40% in the first security and 60% in the second security. ठीक है, calculate the expected return and standard deviation of the portfolio assuming that the correlation coefficient between the return is 1, 0 and -1। ठीक है, तो अभी क्या बोला है, हमको रिटर्न और रिस्क निकालना है पोर्टफोलियो का जहां पे हमको 3 कोरिलेशन दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखोगे ना क्वेश्चन में तो हमको रिटर्न और रिस्क दोनों निकालने को बोला है। अब कौन से फॉर्मूले में हमारा कोरिलेशन आता है, रिस्क वाले में। तो अगर रिस्क वाले में कोरिलेशन का फॉर्मूला आता है तो रिस्क हमको 3 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा बट रिटर्न कितने बार, एक ही बार। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, पहले डेटा निकाल लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 लिखना, की डेटा। ठीक है, की डेटा में क्या आएगा हमारा, वेट आएगा, फिर रिटर्न आएगा, फिर रिस्क आएगा। ठीक है, और कोरिलेशन आएगा। तो आर की हम लोग वैल्यू दे देते हैं फर्स्ट +1, एक मिनट, हाँ +1, सेकेंड वैल्यू क्या थी 0, थर्ड वैल्यू क्या थी -1। चलो डेटा देख लेते हैं। रिस्क है हमारा 5% एंड 10%। रिस्क है हमारा 5% एंड 10%। ठीक है, फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न है 8% एंड 12%। एक्सपेक्टेड रिटर्न है हमारा 8% एंड 10%। और वेट क्या देके रखे थे, फर्स्ट वाले में 40% और सेकेंड वाले में 60%। तो 0.40 एंड 0.60। ठीक है, चलो मेरे साथ साथ में ही करो क्योंकि अभी हमारा जो लास्ट वाला क्वेश्चन था एकदम सेम टू सेम था। सबसे पहले हम रिटर्न निकाल लेते हैं।
तो रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू वेट ऑफ ए इंटू रिटर्न ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू रिटर्न ऑफ बी, राइट। तो वेट क्या क्या है, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 10। एक मिनट, 10 था कि 12 था? 12 था, 12 था। ठीक है, तो ये 12 कर लो। तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 3.2 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 7.2। तो हमारा आंसर आ रहा है 10.40%। आया सबका रिटर्न 10.40। ठीक है, चलो अब रिस्क निकालते हैं। तो रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो व्हेन R इज इक्वल टू +1। तो फॉर्मूला लिखना रिस्क का, अंडर रूट ऑफ वेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस रिस्क ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर प्लस इंटू रिस्क ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, रिस्क ऑफ ए, रिस्क ऑफ बी इंटू आर, विच इज इक्वल टू वेट क्या क्या थे 0.4, तो 0.4 का स्क्वायर इंटू रिस्क कितना था 5 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.4, 0.6 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 1। ठीक है, चलो कैलकुलेट करो इसको, कितना आ रहा है। तो 0.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 25 दैट इज 4 प्लस 0.6 का स्क्वायर इंटू 100 दैट इज 36 प्लस 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 इंटू 5 इंटू 10 that is 24, which will give us under root of 64 which is equal to 8%। आया सबका? ठीक है, नेक्स्ट रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो व्हेन R is equal to 0। तो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला लिखना, वेट ऑफ ए स्क्वायर, फॉर्मूला लिखने की आदत डालना, ठीक है, क्योंकि कभी कभी फॉर्मूले स्किप किए ना एग्जामिनर मार्क्स स्किप कर देगा सीधा। ठीक है, वेट ऑफ बी, रिस्क ऑफ ए, रिस्क ऑफ बी इंटू आर। तो अंडर रूट ऑफ 0.4 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.4, 0.6, 5, 10, 0। अब तुमको दिख रहा होगा ये लास्ट वाले में 0 आ गया, तो उसका तो 0 हो गया और आगे वाले चेंज नहीं हुए, तो हमारा डायरेक्टली लिख सकते हैं हम 4 प्लस 36। तो कितना है अंडर रूट 40। तो 40 का रूट कितना होता है 6.32। ठीक है, तो देखो हमारा रिस्क कम हो गया, जैसे ही हमारा R+1 से 0 पे आया हमारा रिस्क क्या हो गया 8% से 6.32% पे आ गया। नेक्स्ट लेंगे रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो व्हेन R इज इक्वल टू -1। तो वापस से रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेट ऑफ ए स्क्वायर इंटू रिस्क ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर इंटू रिस्क ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, रिस्क ऑफ ए, रिस्क ऑफ बी इंटू आर। तो कितना है 0.4 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.4, 0.6, 5, 10 -1। तो क्या आ रहा है अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 36 माइनस 24 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 16 दैट इज 4%। ठीक है, चलो देखोगे तीनों का एनालिसिस। तो जब हमारा R+1 था तब रिस्क कुछ भी नहीं कट रहा था, तो हमारा रिस्क कितना आ रहा था 8। जब हमारा R थोड़ा सा कम हुआ, R 0 पे आ गया, हमारा रिस्क कितना हो गया 6.32%। और जब हमारा R -1 हो गया
तब हमारा रिस्क कितना हो गया? 4%। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है? चलो काम करो, नोट डाउन कर लो। जिसने भी नोट डाउन नहीं किया वो नोट डाउन कर लो। मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, एक सेकेंड देना। ठीक है, ये भी हो गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखना। आओ क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है। अदिति इज इंटरेस्टेड इन टू कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी एम एन एन। ठीक है, तो अदिति क्या कर रही है? एक पोर्टफोलियो बना रही है सिक्योरिटी एम और एन का। शी हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक्सपेक्टेड रिटर्न देके रखा है और रिस्क देख रखा है। अच्छा ये चेंज कर लेना, ये रिस्क है 12% एंड 16%। कोएफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन एम एंड एन इज 0.16। ठीक है, तो रिलेशन कैसा है दोनों के बीच का? 0.16। अदिति वांट टू कॉन्स्टिट्यूट 5 पोर्टफोलियोज। ऑल, अभी ये पोर्टफोलियोज देके रखे 5, कौन कौन से? ठीक है, अगर पूरा फंड्स एम में लगाया तो 50% एम में एंड 50% एन में, 75% एम में, 25% एन में, 25% एम में एंड 75% एन में, या फिर सारा का सारा इन्वेस्ट कर दिया एन में। ठीक है, तो हमको क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है? याद है ना? वेट ऑफ ए इंटू रिटर्न ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू रिटर्न ऑफ बी। ठीक है, फिर उसका प्लस कर लेंगे तो हमको आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सिनेरियो क्या देके रखा है? ठीक है, ऑल मनी इन्वेस्टेड इन एम। ऑल मनी इन्वेस्टेड इन एम। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले की डेटा बना लेते हैं। ठीक है, ताकि चीजें हमारे सामने रहें। ठीक है, तो रिस्क रिटर्न ले लेते हैं पहले। एम और एन है ना? रिटर्न ऑफ एम, रिटर्न ऑफ एन, रिस्क ऑफ एम, रिस्क ऑफ एन। तो पहला है 2025 और नीचे वाला है 12 एंड 16। ठीक है, तो पहला सिनेरियो क्या बोला हुआ है कि ऑल फंड्स इन्वेस्टेड
ऑल फंड्स इन्वेस्टेड इन एम। ठीक है, अगर मैं सारा का सारा पैसा एम में लगा दूं तो मेरे को रिटर्न कितना मिलेगा? तो रिटर्न तो मेरे को एम का ही मिलेगा, दैट इज 20%। और रिस्क भी किसका मिलेगा? एम का ही मिलेगा, दैट इज 12%। ठीक है, सेकेंड क्या था? 50% इन एम एंड 50% इन एन। 50% इन एम एंड 50% इन एन। तो वेट ऑफ एम हो गया हमारा 0.5 और वेट ऑफ एन हो गया 0.5। तो चलो पहले रिटर्न निकाल देते। तो रिटर्न आ जाता पोर्टफोलियो का वेट ऑफ ए एम यूज करना, वेट ऑफ एम इंटू रिटर्न ऑफ एम प्लस वेट ऑफ एन इंटू रिटर्न ऑफ एन, दैट इज 0.50 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 0.50 मल्टीप्लाई बाय 25, दैट इज 10% प्लस 12.5%, दैट विल गिव अस 22.5%। अब इसका ही रिस्क निकाल लेते हैं। तो रिस्क कितना आएगा? अच्छा हाँ, हमको आर भी देके रखा था ना, आर देके रखा था 0.16। ठीक है, तो रिस्क निकाल लेते हैं। रिस्क कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ वेट ऑफ ए स्क्वायर रिस्क ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर इंटू रिस्क ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी रिस्क ऑफ बी इंटू आर। चलो वैल्यूज पुट करो। वेट ऑफ ए कितना है? 0.5 का स्क्वायर इंटू रिस्क ऑफ ए कितना था? 12%, तो 12 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर इंटू 16 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.5 0.5 12 16 और आर कितना था? 0.16। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। कितना आ रहा है? 0.5 का स्क्वायर इंटू 144 दैट इज 36 प्लस 0.5 का स्क्वायर इंटू 16 इंटू 16 दैट इज 64 प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 12 इंटू 16 इंटू 0.16 दैट इज 15.36। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया? 115.36 विच इज इक्वल टू 10.74%। ठीक है, क्लियर है क्या? पहले वाले में क्या हो रहा था? पूरा का पूरा फंड्स अगर मैं एम में डाल रहा हूं तो एम का ही रिटर्न मिलेगा और एम का ही रिस्क लगेगा। बट सेकंड केस में क्या हो रहा है? 50% अपन एम में डाल रहे हैं और 50% हम एन में डाल रहे हैं। तो इसके लिए हमने वेट ऑफ एम ले लिया और वेट ऑफ एन ले लिया। उसके हिसाब से हमने पहले रिटर्न निकाला पोर्टफोलियो का और उसी के हिसाब से हमने क्या किया? रिस्क निकाल लिया। ठीक है, चलो इतना पार्ट नोट डाउन करो। उसके बाद हम नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में क्या बोला है? 75% इन एम एंड 25% इन एन। थर्ड 75% इन एम एंड 25% इन एन। ठीक है, चलो रिटर्न कैलकुलेट करते। एक मिनट देना। हाँ चलो 75% इन एम, तो सबसे पहले रिटर्न निकाल लेते हैं। तो वेट ऑफ एम इंटू रिटर्न ऑफ एम प्लस वेट ऑफ एन इंटू रिटर्न ऑफ एन। तो वेट ऑफ एम कितना लोगे? 0.75 और रिटर्न कितना लोगे? 20
प्लस वेट ऑफ एन कितना है 0.25 इंटू 25%, तो कितना आ रहा है 0.75 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज 15 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 25 दैट इज 6.25, कितना आ गया हमारा तो 21.25%। ठीक है, ऐसे रिस्क कैलकुलेट कर लेते हैं। रिस्क कितना आएगा, सेम फॉर्मूला, वेट ऑफ ए स्क्वायर रिस्क ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर, risk of b square plus 2 times of weight of a weight of b risk of a risk of b into by r। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करते हैं। तो वेट ऑफ ए कितना था 0.75 का स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर प्लस 0.25 का स्क्वायर इंटू बाय 16 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.75 0.25 12 16 एंड 0.16। ठीक है, चलो बताओ कैलकुलेटर से क्या क्या आएगा, 0.75 इंटू 0.75 इंटू 144 दैट इज 81 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 116 इंटू मल्टीप्लाई 16 दैट विल गिव अस 16 प्लस 2 इंटू 0.75 इंटू 0.25 into 12 into 16 into 0.16 that will give us 11.52। ठीक है, तो रिस्क कितना आ रहा है 81 प्लस 16 प्लस 11.52 दैट इज अंडर रूट ऑफ 108.52। which will give us 10.42%। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वाला क्या था 25% 25% इन M एंड 75% इन N। ठीक है, 25% इन M एंड 75% इन N। पहले रिटर्न निकाल देते पोर्टफोलियो का, तो रिटर्न कितना आएगा वेट ऑफ ए वेट ऑफ M इंटू रिटर्न ऑफ M प्लस वेट ऑफ N इंटू रिटर्न ऑफ N। तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 0.75 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 20 विच विल गिव अस 5 प्लस 0.75 मल्टीप्लाई बाय 25 विच विल गिव अस 18.75। ठीक है, तो कितना आता है 23.75। ठीक है, एंड रिस्क निकाल लेंगे, तो रिस्क का सेम फॉर्मूला वेट ऑफ ए स्क्वायर रिटर्न ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर इंटू रिटर्न ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी रिस्क ऑफ ए रिस्क ऑफ बी इंटू आर। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करो, तो 0.25 का स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर प्लस 0.75 का स्क्वायर इंटू 16 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.75 0.25 इंटू 12 इंटू 16 इंटू 0.16। ठीक है, तो पहले का क्या आएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 144 विच विल गिव अस 9 प्लस 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.75 इंटू 16 इंटू 16 विच विल गिव अस 144 एंड लास्ट वाले का सेम रहेगा 11.52। तो कितना आ रहा है 144 प्लस 9 प्लस 11.52 विच विल गिव अस अंडर रूट 164.52 which is 12.83%। क्लियर, एंड लास्ट वाला क्या था, लास्ट वाला था 100% इन N। अगर मैं N में पूरा 100% पुट कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, मेरा को रिटर्न कितना मिलेगा N का ही मिलेगा दैट इज 25%, और रिस्क भी किसका होगा N का ही होगा दैट इज 16%।
ठीक है, क्लियर है। चलो ये 3 पार्ट नोट कर लो अभी के लिए, ठीक है, फटाफट नोट करो, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, अब हमने पांचों सिनेरियोज के क्या निकाल लिया, रिटर्न और रिस्क निकाल लिया है। तो एक बार क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन में आखिरकार पूछा क्या है। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले तो हमको क्या पूछा था, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने हैं हमको सारे सिनेरियोज के। हाँ, वो निकाल लिया हमने। रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद दिस पोर्टफोलियो, रिस्क भी निकाल लिया हमने। अब पूछा है विच पोर्टफोलियो इज द बेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क, रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा पोर्टफोलियो कौन सा होगा, सबसे ज्यादा जिसका रिस्क होगा या जिसका सबसे कम रिस्क होगा, ऑब्वियसली जिसका सबसे कम रिस्क होगा। तो एक काम करते हैं, यहां पे आते हैं, देखते हैं। देखो पहले वाले में रिस्क कितना है 12%, दूसरे वाले में कितना है 10.74, तीसरे वाले में कितना है 10.42, चौथे वाले में 12.83 और पांचवे वाले में 16%। सबसे कम किस में लग रहा है, थर्ड वाले में। तो क्या लिखोगे, बेस्ट पोर्टफोलियो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क इज थर्ड, that is 75% in M and 25% in N। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था उसी में एक छोटा सा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, विच पोर्टफोलियो इज बेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिटर्न, रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा पोर्टफोलियो कौन सा होगा जो सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिटर्न कौन से स्टॉक ने दिया वो देख लेते हैं। अगर फर्स्ट वाले का देखोगे तो 20%, सेकंड वाले का देखोगे 22.5%, थर्ड वाले का देखोगे 21.25%, फोर्थ वाले का देखोगे 23.75% एंड लास्ट वाले का देखोगे 25%। तो क्या लिखोगे यहां पे, बेस्ट, एक मिनट, बेस्ट पोर्टफोलियो on the basis of return is fifth, that is 100% in N। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्वेश्चन के आंसर्स हो गए। ठीक है, समझ में आया ना। देखो अभी रिटर्न एंड रिस्क के कैलकुलेशंस एकदम सेम आ रहे हैं। ठीक है, रिटर्न के लिए क्या करना पड़ रहा है हमको, जो भी स्टॉक्स में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका वेट्स देख रहे हैं, उनके रिटर्न से मल्टीप्लाई करना है और सबको प्लस कर देना है, तो अपने को रिटर्न मिल जाएगा। रिस्क के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, अंडर रूट ऑफ वेट ऑफ ए इंटू रिस्क ऑफ ए दोनों का स्क्वायर इंटू बाय वेट ऑफ बी का स्क्वायर इंटू रिस्क ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी रिस्क ऑफ बी इंटू आर। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले को यूज करके हमने क्या सीख लिया, निकालना रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं आज के, दैट इज ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9th। चलो क्वेश्चन नंबर 10th करते हैं, आज का एक लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग क्वेश्चंस रिपीटेटिव सॉल्व कर रहे हैं ना, सेम ही टाइप में। देखो, एन इन्वेस्टर होल्ड 2 इक्विटी शेयर्स ए एंड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल प्रोपोर्शन मतलब क्या हो गया, वेट ऑफ ए क्या हो गया 0.5 और वेट ऑफ बी क्या हो गया हमारा 0.50। क्लियर है। चलो
विद द फॉलोइंग रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क एंड रिटर्न देके रखा है, रिटर्न देके रखा है ए का 28%, रिस्क देके रखा है 30%, बी का रिटर्न देके रखा है 24% और रिस्क देके रखा है 26%। क्या बोला है? द रिटर्न ऑफ दीज सिक्योरिटीज हैव अ पॉजिटिव कोरिलेशन, दोनों का कोरिलेशन क्या है? 0.7। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द पोर्टफोलियो रिटर्न एंड रिस्क। Further, suppose that the investor want to reduce the portfolio risk to 17%, how much correlation coefficient to bring the portfolio risk at a desired level? ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा? पोर्टफोलियो का रिटर्न और रिस्क कैलकुलेट करना। ठीक है, चलो पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले की डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरे को अभी जितना याद है, हमारा आर था 0.7। ठीक है, उसके अलावा देख लेते हैं। तो रिटर्न था ए का 28 और रिस्क था 30। रिटर्न ऑफ ए 28% और रिस्क था ए का 30%। ठीक है, नेक्स्ट रिटर्न है बी का 24 एंड रिस्क है 26। रिटर्न है बी का 24% और रिस्क है 26%। और वेट कितना था? वेट ए का था 50%, तो 0.5, और बी का वेट कितना था? 0.5। अब क्या बोला है हमको? पहले रिटर्न और रिस्क निकालना है। तो रिटर्न तो ये तो इजी पार्ट है, यही कर रहे आ रहे। तो रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू वेट ऑफ ए, रिटर्न ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू रिटर्न ऑफ बी। ठीक है, तो वेट ऑफ ए कितना है? 0.5 मल्टीप्लाई बाय रिटर्न कितना है? 28 प्लस वेट ऑफ बी 0.5 इंटू बाय 24 विच विल गिव अस 14 प्लस 12 दैट इज 26%। ठीक है, रिटर्न आ गया। चलो ऐसे ही रिस्क कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रिस्क कैसे आएगा? सेम फॉर्मूला लंबा वाला, वेट ऑफ ए स्क्वायर रिटर्न रिस्क ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर रिस्क ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी रिस्क ऑफ बी इंटू आर। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करते हैं। तो वेट्स तो 0.5 का स्क्वायर, रिस्क कितना था? 30 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर इंटू 26 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट। तो वेट कितना था? 0.5 इंटू बाय 30 इंटू बाय 26 इंटू बाय 0.7। ठीक है, तो कितना आ रहा है? तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 900 दैट इज अंडर रूट ऑफ 225 प्लस 0.5 इंटू 0.5 इंटू 26 इंटू 26 दैट इज 169 प्लस 2 इंटू 0.5 2 इंटू 0.25 इंटू 30 इंटू 26 इंटू 0.7 दैट इज 273। तो टोटल कितना आ रहा है? तो 225 प्लस 169 प्लस 273 दैट विल गिव अस अंडर रूट 667 विच इज अंडर रूट 25 सॉरी अंडर रूट नहीं विच इज 25.83%। ठीक है, क्या आ गया हमारा? रिटर्न आ गया और रिस्क आ गया। अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा था वो देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन में आगे क्या पूछा था? फर्दर सपोज दैट द इन्वेस्टर वांट टू रिड्यूस द पोर्टफोलियो रिस्क टू 17। अभी कितना आया था पोर्टफोलियो का रिस्क? 25% के कुछ अराउंड आया था, 25.83। अब बोल रहे हैं कि ये रिस्क मेरे को 17% तक करना है। तो हाउ मच शुड बी द कोरिलेशन कोएफिशिएंट? कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब क्या पूछ रहे हैं हमको?
आर की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, कि आर की वैल्यू क्या होगी जब मेरा पोर्टफोलियो का रिस्क 17% पे आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम रिस्क का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। चलो रिस्क का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कैलकुलेटिंग कैलकुलेटिंग आर व्हेन रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज 17%। तो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेट ऑफ ए स्क्वायर रिस्क ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर रिस्क ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी रिस्क ऑफ ए रिस्क ऑफ बी इंटू आर। तो ये कितना बोला, 17 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.5 का स्क्वायर इंटू 30 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर इंटू 26 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.5 0.5 30 26 एंड आर। अब देखो, अब रूट हटाना है तो रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो कितना आएगा, पहले तो 17 का स्क्वायर दैट इज 289, एक मिनट, हाँ 289 इज इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर इंटू 30 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर इंटू 26 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.5 0.5 30 26 एंड आर, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, तो कितना आ रहा है, 289 इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई बाय 900 दैट इज 225 प्लस 0.5 का स्क्वायर इंटू 26 इंटू 26 दैट इज 169 प्लस 2 इंटू 0.25 इंटू 30 इंटू 26 दैट इज 390 आर, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करके हम इस साइड माइनस के लिए भेजेंगे, तो क्या आएगा, 289 माइनस 394 इज इक्वल टू 390 आर, ठीक है। तो 289 माइनस 394 दैट इज माइनस 105 390 आर, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 105 अपॉन 390। तो आर की वैल्यू आएगी माइनस 0.27, माइनस 0.27। अगर मेरा आर माइनस 0.27 होगा तब जाके मैं रिस्क 17% का अचीव कर पाऊंगा। क्लियर है, ठीक है। एक काम करो, इतना पार्ट नोट डाउन कर लो, ठीक है। पहले ऊपर का पार्ट नोट डाउन कर लो, फिर मैं नीचे का पार्ट दिखा देता हूं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। बट जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं घर पे जाके एक बार वापस से खुद से ट्राई करो, क्योंकि क्या होता है हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस साथ में तो कर लेते हैं, बट कैसा ये जो फॉर्मूलाज हैं ये काफी बड़े बड़े फॉर्मूलाज हैं,
तो याद करने में टाइम लगेगा। तो याद कैसे होंगे? जो मैं एडिशनल क्वेश्चंस दूंगा वो एडिशनल क्वेश्चन साइड बाय साइड खुद से सॉल्व करो, तो क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा खासा बढ़ेगा। और एक बार तुम्हारा कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा तो कैलकुलेटर से तुम काफी अच्छा करोगे। ठीक है, सो करते रहो अच्छे से, एंड जल्दी सीएमए फाइनल क्लियर करना है ना? ठीक है, चलो बाय बाय गाइस।